अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी आज आपके पास एक नए लेक्चर के साथ। हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि रेपिटेशन स्ट्रक्चर एक और टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और क्यों किया जाता है। बेसिकली बेटा आप ये देखें कि जब हमने किसी भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना हो, कितने टाइम्स किस पर डिपेंड करेगा। या तो हमें नंबर ऑफ टाइम्स पहले पता है या हमें कंडीशन पता है कि जब तक कंडीशन ट्रू है, फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक इस चीज को रिपीट करते जाओ। छोटी क्लासेस के बच्चे याद कर रहे होते हैं, वो एक लाइन को या एक क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करते जा रहे होते हैं, बार बार रिपीट करते जा रहे होते हैं और फिर लिख कर देखते हैं कि अगर तो उन्हें पूरा सही याद हो गया, या सुनाकर बताते हैं कि सही याद हो गया, तो वो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वो भी रेपिटेशन में ही आ जाती है। इसी तरह से अगर हम मजीद देखें तो हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनके अंदर हमें रेपिटेशन की जरूरत पड़ रही होती है। मींस हमने नंबर प्रिंट करवाने हो 1 से 100 तक। अब इसमें क्या आ रहा है कि स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट हो रही है, नंबर प्रिंट हो रहा है, एक सीक्वेंस के अंदर, एक सीरीज के अंदर रिपीट हो रहा है, तो ये भी रेपिटेशन या लूप लगा होता है। इसी तरह से हमने किसी चीज को चेक करना होता है, लाइक 100 तक के प्राइम नंबर चेक करने या इवन नंबर्स की सीरीज प्रिंट करवानी है। तो इसी तरह से कोई भी सीक्वेंस या सीरीज जब हमारे पास आ जाएगी तो उसके अंदर हमारे पास कौन सा रेपिटेशन या लूप स्ट्रक्चर यूज होते हैं। आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे और किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं या इसे मजीद आगे यूज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर हम देखें तो लूप और द रेपिटेशन स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन। वर्ड आ रहे हैं अगेन एंड अगेन, बार बार रिपीट कर रहा है फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। अंडरस्टैंड करना है कब, फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि हमें पहले से नंबर ऑफ टाइम्स पता है जो हम बता रहे हैं कि इतने टाइम्स इसे रिपीट कर लो। फॉर एग्जाम्पल 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स। तो एक ही स्ट्रक्चर को अगर हमने बार बार रिपीट करना होगा और अगर हम बार बार लिखते हैं स्टेटमेंट को, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, तो प्रोग्राम के साइज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, बहुत लेंथी हो जाएगा प्रोग्राम। और अगर हमने उस स्ट्रक्चर या उस सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को चेंज करना हो तब फिर हमारे लिए उतने ही टाइम्स हमें उसमें मॉडिफिकेशंस भी करनी पड़ जाती हैं। लेकिन लूप स्ट्रक्चर से क्या होगा, स्टेटमेंट सिर्फ एक दफा लिखी जाएंगी और जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमने चलाना होगा हम उसे लूप के थ्रू बता देंगे और वो खुद ब खुद उसे एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो बच्चों loop or repetition structure is used to execute a statement or set of statements again and again for a specified number of times or as long as। अब दूसरी चीज क्या आ रही है कि as long as the condition remains true। मीन्स हमारे पास दो सिचुएशंस आ रही हैं, कैसे रिपीटिशन होनी है, या तो नंबर ऑफ टाइम्स पहले से पता है या फिर कब कैसे होनी है कि हमें कंडीशन का पता है कि कंडीशन ट्रू है। जब तक कंडीशन ट्रू है रेपिटेशन होती जाएगी और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई रेपिटेशन रुक जाएगी और कंट्रोल उस स्ट्रक्चर से बाहर आकर बाकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। अब अगर हम देखें तो लूप को और क्या क्या कहते हैं, तो लूप्स को हम रेपिटेटिव या आइटरेटिव स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। मींस अगर आपके पेपर में आ जाए कि डिस्कस अबाउट रेपिटेटिव स्ट्रक्चर या आइटरेटिव स्ट्रक्चर या लूप स्ट्रक्चर, तब आपने सेम डेफिनेशन लिखनी है। आपके सामने यही होना चाहिए कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट कर रहा है। किस कब तक रिपीट कर रहा है, जब तक हमें नंबर ऑफ टाइम्स गिवन है या फिर जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो रिपीट कर रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लूप, आइटरेटिव या रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्स कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी टाइप्स को। तो बेसिकली इसकी 3 टाइप्स आ जाएंगी और चौथी टाइप इनका कॉम्बिनेशन है जिसके थ्रू हम इसकी एप्लीकेशंस को देख रहे होते हैं। ये 3 टाइप्स के अंदर हमारे पास फॉर लूप आ जाता है, फॉर लूप जिसे हम काउंटर लूप भी कहते हैं।
आगे चलकर हम देखेंगे इसे काउंटर लूप क्यों कहते हैं। इसके साथ साथ सेकंड इसकी टाइप आ जाती है व्हाइल लूप एंड थर्ड टाइप आ रही है डू व्हाइल लूप। तो ये दोनों बेसिकली हमारे पास कंडीशनल लूप आ जाते हैं। फॉर लूप काउंटर लूप है और व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप्स बेसिकली कंडीशनल लूप्स होते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है। काउंटर लूप मतलब कि एक ऐसा लूप जो एग्जीक्यूट करे स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। मींस ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर नंबर ऑफ काउंट्स का हमें पहले से पता हो कि इस लूप ने कितने टाइम्स काउंट करना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, काउंटर लूप कहते हैं। काउंटिंग जिसमें की जा रही हो काउंटर लूप। और कंडीशनल लूप जिसके अंदर हमें पहले से ये चीज आइडेंटिफाइड नहीं है कि ये लूप कितने टाइम्स चलेगा। ये लूप एक टाइम भी चल सकता है, ये लूप 10 टाइम्स ही चल सकता है। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें तो ये लूप यूजर कंट्रोल्ड लूप भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन की बेस के ऊपर है। जैसे ही यूजर ने कंडीशन फॉल्स कर दी तब ये लूप एंड हो जाएगा। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फॉर लूप को, इसके सिंटैक्स को, इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे, फिर बाकी दो लूप्स को भी हम बाद में देखते रहेंगे। फॉर लूप के लिए चलते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन तमाम टाइप्स को, और ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाती होती है। तो बेटा अच्छे से इसे समझना है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। सबसे पहली टाइप है फॉर लूप। अब फॉर लूप के बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि ये काउंटर लूप है। एक ऐसा लूप होगा जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को नंबर ऑफ टाइम्स के पता होने तक एग्जीक्यूट करता रहेगा। मींस इसमें हमें पहले से पता होगा कि ये इतने टाइम्स लूप चलेगा और इतने टाइम्स ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। सो बेटा इसकी डेफिनेशन के अंदर भी यही चीज लिखी हुई है, रिपीट्स द स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन फॉर अ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। याद रखिएगा फॉर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें गिवन नंबर ऑफ टाइम्स पहले से पता है। So beta, it repeats the statement or set of statements again and again for a given number of times. यही इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है। यही एक MCQ पॉइंट भी आ जाता है कि आपके MCQs में पूछा जाएगा कि the structure that repeats a statement or set of statement for a given number of times is, तो आप कहोगे for loop है होता है। इसे हम काउंटर कंट्रोल्ड लूप भी कहते हैं। क्यों कह रहे हैं काउंटर कंट्रोल लूप? अभी मैंने बताया था कि इसमें हमें पहले से ही नंबर ऑफ काउंट्स का पता होता है, नंबर ऑफ रेपिटेशंस का पहले से ही पता होता है। इस वजह से इसे काउंटर कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। और इसे यूज कहां किया जाता है? यूज इन द सिचुएशंस वेयर एग्जैक्ट नंबर ऑफ रेपिटेशंस या एग्जैक्ट नंबर ऑफ काउंट्स आर ऑलरेडी कंफर्म्ड। फॉर एग्जांपल, जब हमें पता होता है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं और कितने टाइम्स सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीट होंगी, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर हम फॉर लूप को यूज करते हैं। सिंटैक्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स आ जाते हैं जो कि मैंडेटरी हैं। अगर इन ब्लॉक्स को नहीं लिखेंगे तो सिंटैक्स एरर भी आएगा। सबसे पहले हमने फॉर का कीवर्ड लिखना है। फॉर के कीवर्ड के बाद हमारे पास फर्स्ट जो स्टेटमेंट आ जाती है वो है इनिशियलाइजेशन आ जाएगी। इनिशियलाइजेशन मींस हम एक वैल्यू को इनिशियलाइज करवाएंगे। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1 से हम इनिशियलाइज करवा देंगे। सो बेटा इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकोलन आएगा। सेमीकोलन के बाद कंडीशन लिखी जाएगी, फिर सेमीकोलन आएगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ जाएगा। अब ये तीन ब्लॉक्स इसके अंदर आ रहे हैं। फॉर के कीवर्ड के बाद इनिशियलाइजेशन का ब्लॉक, यानी कि ये पहला सेमीकोलन, दूसरे सेमीकोलन के दरमियान और तीसरे सेमीकोलन के दरमियान। अगर यहाँ पर कोई वैल्यूज ना भी लिखी जाएं, कुछ सिंटैक्स आपको ऐसे भी मिलेंगे, कुछ प्रोग्राम्स भी ऐसे आएंगे, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने ऐसी आएंगी एडवांस लेवल के ऊपर जिसके अंदर आपको सिर्फ सेमीकोलंस लिखे मिलेंगे, तब भी सही है। लेकिन सेमीकोलंस, दो सेमीकोलंस इन पैरेंथेसिस के अंदर होना लाजमी होते हैं।
सिंपली अगर हम देखें फार के कीवर्ड के बाद इनिशियलाइजेशन की जाएगी, इनिशियलाइजेशन के साथ साथ कंडीशन लिखी जाएगी, कंडीशन के साथ साथ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज किए जाएंगे ताकि हम लूप को नेक्स्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। अब इसके बाद हमारे पास बॉडी ऑफ द लूप आ जाएगी। बॉडी ऑफ द लूप के बाद हम हर स्ट्रक्चर के एंड में लिखते हैं अदर स्टेटमेंट्स। क्यों? प्रोग्राम के अंदर सिर्फ यही एक स्ट्रक्चर तो नहीं होता, इसके अलावा और भी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, तो कंट्रोल उधर भी मूव करता है, उन्हें भी एग्जीक्यूट करता है। उसके लिए हम ये देखेंगे कि अदर स्टेटमेंट्स पर कंट्रोल कब जाएगा। अब बच्चों इसकी वर्किंग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसके बाद इसकी वर्किंग लिखेंगे और इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा? इनिशियलाइजेशन का आ जाएगा। याद रखने वाली बात है बच्चों कि इनिशियलाइजेशन इज परफॉर्म्ड ओनली वंस इन द लूप बॉडी। इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही दफा एग्जीक्यूट होती है, एक से ज्यादा दफा एग्जीक्यूट नहीं होती। इनिशियलाइजेशन होगी आपकी, इनिशियलाइजेशन के बाद कंट्रोल कंडीशन पर चला जाएगा और कंडीशन को चेक करेगा। इनिशियलाइजेशन के बाद कंट्रोल कंडीशन पर आ गया और कंडीशन को चेक किया। अगर तो कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है देन कंट्रोल बॉडी ऑफ द लूप के अंदर आ जाएगा और बॉडी ऑफ द लूप की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। जब ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी बॉडी ऑफ द लूप के अंदर, अगर एक स्टेटमेंट हो तो ये ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स होंगी जिन्हें हम रिपीट करवाना चाहते हैं तब उन्हें हम ब्रेसेस या डिलिमिटर्स के अंदर लिखेंगे। जब ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी कंट्रोल इधर इस ब्रैकेट पर आएगा और यहां से कंट्रोल मूव हो जाएगा कहां? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐसी स्टेटमेंट्स जो वैल्यूज को किसी खास स्टेप वैल्यू से इंक्रीज कर रही होती हैं या डिक्रीज कर रही होती हैं। आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े हैं पिछले चैप्टर के अंदर। मींस ऐसे ऑपरेटर जो वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर रहे हो इंक्रीमेंट, और ऐसे ऑपरेटर जो वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर रहा होता है वो डिक्रीमेंट कहलाता है। तो उसमें भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मींस नेक्स्ट स्टेप वैल्यू के बाद कंट्रोल आपकी कंडीशन पर आ जाएगा, कंडीशन को दोबारा चेक करेगा। अब कंडीशन दोबारा ट्रू होगी तो फिर दोबारा से स्टेप 3, 4, 5 एग्जीक्यूट होंगे। कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है, स्टेप कंट्रोल बॉडी में आ गया, बॉडी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया और बॉडी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर चला गया। और ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक? जब तक कंडीशन ट्रू है। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, कंडीशन फॉल्स होने पर कंट्रोल कहां आ जाएगा? अदर स्टेटमेंट्स पर चला जाएगा। अब जब कंडीशन फॉल्स हो रही है तो फॉल्स के फॉर्म में कंट्रोल कहां आ रहा है? अदर स्टेटमेंट्स पर आ रहा है। और जब ट्रू थी तो कंट्रोल कहां आ रहा था? बॉडी ऑफ द लूप के अंदर आ रहा था। बच्चों मैं एक दफा दोबारा रिपीट करता हूं इस पूरे प्रोसेस को कि सबसे पहला स्टेप इनिशियलाइजेशन का परफॉर्म हुआ जो कि पूरे लूप के अंदर सिर्फ एक ही दफा परफॉर्म होता है। इसके बाद इनिशियलाइजेशन करने के बाद स्टेप 2 कंडीशन चेक हुई। जब कंडीशन ट्रू थी तो कंट्रोल बॉडी ऑफ द लूप में आ गया और बॉडी ऑफ द लूप को की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ब्लॉक में चला गया। यहां से वैल्यू को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, नेक्स्ट वैल्यू मिली और नेक्स्ट वैल्यू की बेस के ऊपर दोबारा कंडीशन चेक हुई। कंडीशन अगर अगेन ट्रू है तो कंट्रोल दोबारा बॉडी में आएगा, दोबारा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी, फिर उसे दोबारा कंडीशन चेक करेगा और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल कहां आ जाएगा? अदर स्टेटमेंट्स पर आ जाएगा। मींस लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा और उन्हें एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो बेटा यही स्टेप्स आपने याद रखने हैं। आप जब भी सिंटैक्स लिखें याद करने के लिए इसे टाइटल कर लें, इससे आपको आसानी रहेगी। आते हैं इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटर वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड बाय अ वैल्यू। मींस इनिशियलाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है? एक वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है। अब ये काउंटर वेरिएबल क्या है? एक ऐसा वेरिएबल जो नंबर ऑफ रेपिटेशंस को काउंट कर रहा है इन अ लूप, वो काउंटर वेरिएबल कहलाएगा।
अगेन रिपीट करता हूं आपके लिए इसकी डेफिनेशन को, एक ऐसा वेरिएबल जो नंबर ऑफ रेपिटेशंस को काउंट करता है एक लूप के अंदर, वो काउंटर वेरिएबल कहलाता है। तो सबसे पहले काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ किसी एक वैल्यू से, लाइक मैंने यहां पर a इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर दिया। अब a काउंटर वेरिएबल है, फॉर लूप इस a के थ्रू एग्जीक्यूट होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, देन कंडीशन इज इवेलुएटेड, मींस पहला कि पहले वैल्यू इनिशियलाइज हुई, फिर उसके बाद कंडीशन इवेलुएट या चेक हुई। अब इसके बाकी स्टेप्स को हम नेक्स्ट बोर्ड पर डिस्कस करते हैं और इसके बाद इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, इफ कंडीशन इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेज के अंदर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि अगर कंडीशन ट्रू है देन कंट्रोल मूव्स टू द बॉडी ऑफ लूप फॉर एग्जीक्यूशन। मींस अगर तो कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल बॉडी ऑफ लूप में जाएगा और स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। और जब उसने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर ली, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी, कंट्रोल मूव्स टू द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ब्लॉक फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वैल्यू। जब बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट कर ली तो उसके बाद कंट्रोल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ब्लॉक में चला गया, जहां पर वो नेक्स्ट स्टेप वैल्यू को सेट कर देगा, जो कि आइदर 1 भी हो सकती, 2 भी हो सकती, 5 भी हो सकती। जो भी यूजर वैल्यू रखेगा वो उसी नेक्स्ट स्टेप वैल्यू को सेट करके नेक्स्ट दोबारा कंडीशन को चेक करेगा। जब उसने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर लिया, अब दोबारा कंट्रोल कहां आ जाएगा, देन अगेन कंडीशन इज चेक्ड, दोबारा कंट्रोल कंडीशन पर आ गया और उसे इवैल्यूएट किया। अब अगर कंडीशन अगेन ट्रू है तो स्टेप 3 to 5 रिपीट होंगे, और ये कब तक रिपीट होते रहेंगे, अनलेस कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक यही प्रोसेस चलता रहेगा कि कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल बॉडी ऑफ द लूप में आएगा, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंट्रोल का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर चला जाएगा, वहां इंक्रीज या डिक्रीज करके वैल्यू को दोबारा कंडीशन को चेक करेगा। और यही प्रोसेस कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती या काउंटर वेरिएबल की वैल्यू आपके जो काउंट है नंबर ऑफ काउंट से कम या ज्यादा नहीं हो जाती, तब तक ये रिपीट करता रहेगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तब कंट्रोल अदर स्टेटमेंट्स पर मूव कर जाएगा आउटसाइड द लूप बॉडी और प्रोग्राम की रिमेनिंग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। As the condition becomes false, the control will move to other statements of program for execution. तो बच्चों ये आपके पास इस फॉर लूप की वर्किंग थी और उसका सिंटैक्स था डेफिनेशन के साथ साथ। अब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं और इसके यूजेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें एक मैसेज प्रिंट करवाया जाए कंप्यूटर साइंस का 10 टाइम्स ऑन द स्क्रीन। अब अगर आप लिखना चाहें तो इसे फौरन से सी आउट कंप्यूटर साइंस लिखकर कॉपी पेस्ट करके भी आप अपने कोड में लिख सकते हैं, लेकिन उससे होगा क्या, उससे आपके कोड का साइज बढ़ जाएगा। और अगर आपने चेंजेस करनी होंगी तो आपको एक जगह पर चेंज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि 10 टाइम्स 10 प्लेसेस पर आपको चेंजेस परफॉर्म करनी पड़ेंगी। लेकिन आपके लूप्स के थ्रू हम स्टेटमेंट को एक दफा लिखते हैं और कंट्रोल उसे बार बार एग्जीक्यूट करता है। वही चीज प्रोग्राम में हम देखते हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट अ मैसेज कंप्यूटर साइंस फॉर 10 टाइम्स। अब बच्चों इसमें देखें हेडर फाइल्स आ गई। अब हेडर फाइल्स के बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। हेडर फाइल्स के बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया और इसके बाद मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, और वो कौन सा, n के नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब n को इनिशियलाइज करवाया गया, किससे, n की वैल्यू 1 रखी। अब 10 टाइम्स करना है, इसे इनिशियलाइज हम 1 से भी कर सकते हैं, एंड कहां पर कर सकते हैं, 10 पर। इसे इनिशियलाइज हम 5 से करके 15 पर एंड भी कर सकते हैं। इसे इनिशियलाइज हम 11 से करके 20 पर एंड कर सकते हैं, क्योंकि 10 टाइम्स है, हम कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट करके 10 टाइम्स पर एंड कर सकते हैं। तो बेटा यहां पर हमने इसे इनिशियलाइज करवाया n को बाय 1। अब कंडीशन चेक हुई, कब तक चलता रहेगा, जब तक n की वैल्यू 10 से कम या 10 के बराबर नहीं हो जाती, तब तक ये चलता रहेगा।
और जैसे ही n की वैल्यू 10 से बड़ी होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेट्स सपोज कि पहली दफा n की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हो गई। अब कंट्रोल कहाँ आ गया, बॉडी में आ गया। यहां पर एक चीज बताता चलूं कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, इस वजह से यहां पर डिलिमिटर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। इस स्ट्रक्चर के अंदर भी इफ एल्स स्ट्रक्चर की तरह अगर एक ही स्टेटमेंट होगी तो डिलिमिटर्स यूज करें या ना करें तो कोई एरर नहीं आएगा। कंट्रोल इस बॉडी पर आ गया, सी आउट की स्टेटमेंट पर, और कंप्यूटर साइंस फर्स्ट टाइम इसने प्रिंट कर दिया। अब फर्स्ट टाइम इसने प्रिंट कर दिया और इसके बाद क्या करेगा, ये क्या गेट सी एच पर आएगा, नहीं, कंट्रोल दोबारा कहां आ जाएगा, n प्लस प्लस पर। अब हम इसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अब यहां से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और कंडीशन पर दोबारा आ गया, मींस n के पास कौन सी वैल्यू आ गई, 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। अब अगर हम देखते हैं कंडीशन अगेन ट्रू हो रही है, अब अगेन दोबारा सी आउट कंप्यूटर साइंस प्रिंट करेगा और इसी तरह से ये मजीद। अच्छा बच्चों, दोबारा प्रिंट करने के लिए हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट हो। नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट होने के लिए हमें कौन सा मैनिपुलेटर यूज करना पड़ता है या कौन सा एस्केप सीक्वेंस, हमारे पास \n आ जाता है। अब अगर यहां पर मैं इसे मैनिपुलेटर को यूज करना चाहूं, मैं क्या करूंगा, इस सेमीकोलन को हटाऊंगा, यहां एक ये ऑपरेटर यूज करते हुए यहां मैं एंड एल लिख दूंगा। इस एंड एल की वजह से क्या होगा कि जो नेक्स्ट आउटपुट आएगी, नेक्स्ट टाइम जो आउटपुट प्रिंट होगी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। अब देखिए सेकंड टाइम जब ये प्रिंट हो रहा है तो कंप्यूटर साइंस प्रिंट हुआ और नेक्स्ट लाइन पर चला गया। फर्स्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था और फर्स्ट टाइम की एंड एल लिखने की वजह से क्या होगा, फर्स्ट टाइम के बाद कंट्रोल ने मूव कर दिया था कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर और नेक्स्ट आउटपुट आ गई। अब दोबारा कंट्रोल कहां आ गया, नेक्स्ट लाइन पर आ गया। अब अगेन कंट्रोल कहां आ गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर, और 2 को 3 कर दिया, 3 को चेक करेगा, फिर 4 को चेक करेगा, प्रिंट करता जाएगा टिल कहां तक, 10 तक ये प्रिंट करता जाएगा। और इसकी लेट्स सपोज के n की वैल्यू मैं 10 रख लेता हूं, रिपीट 4 5 6 7 8 9, 10th टाइम n की वैल्यू 10 आ गई। अब यहां पर 10 से चेक कर रहा है। अब बच्चों आप देखें कि 10 से जब चेक कर रहा है तो यहां ये ऑपरेटर आपने बड़े गौर से देखना होता है। n की वैल्यू 10 है, 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो बच्चों यहां देखें कि इक्वल टू का ऑपरेटर भी लगा हुआ है, लेस देन और इक्वल टू का लगा है। लेस देन का सिर्फ लगा होता तो कंडीशन फॉल्स होती, अब लेस देन इक्वल टू का लगा है तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है। और वंस अगेन ये 10th टाइम क्या करेगा, कंप्यूटर साइंस को प्रिंट कर देगा और कंट्रोल को दोबारा कहां मूव कर देगा, कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में मूव कर देगा। और उसके साथ साथ जब लूप के अंदर आता है कंट्रोल कहां, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर आया, इस 10 की बजाय n की वैल्यू क्या होगी, 11 हो गई, और इस 11 को इसने चेक किया कि क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10 है। अब ये कंडीशन फॉल्स होगी और कंट्रोल इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा कंप्यूटर साइंस के मैसेज को, उसकी बजाय कहां आ जाएगा, गेट सी एच पर आ जाएगा और आपके प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो बच्चों ये था एक सिंपल सा प्रोग्राम और इसके जरिए से हम फॉर लूप के सिंटैक्स को अंडरस्टैंड कर रहे थे कि एक प्रोग्राम के अंदर हमने इस लूप को कैसे यूज करना है। आज के लेक्चर में इतना ही। हमने पढ़ा है कि रिपीटिशन स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर उसकी टाइप्स क्या हैं, फिर फॉर लूप का सिंटैक्स देखा, उसकी एग्जांपल देखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी बाकी एग्जांपल्स करते हैं और मजीद इसे समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह हाफिज।